हेलो स्टूडेंट्स। तो इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में अपन वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे थे, उसमें भी अपन इंटीग्रल कैलकुलस को डील कर रहे थे। ओके, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन लिखवाते हैं पहले आपको, देन अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, कैलकुलेट द वॉल्यूम इंटीग्रल। क्वेश्चन लिखिए भैया, calculate the volume integral, calculate the volume integral, calculate the volume integral of t is equals to x y z square, okay, over the prism, over the prism, over the prism। और आपको प्रिज्म दिया हुआ है, दिस इज योर प्रिज्म। ओके, एक्स यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 दिया हुआ है, इसको 2 बोला हुआ है एंड दैट इज 3। ऑप्शन ए इज 0, बी इज 1/2, सी इज 3/8 एंड डी इज 8/3। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू कैलकुलेट। अब यहाँ पे आपको बच्चों एक स्केलर फंक्शन दिया हुआ है टी, और इस स्केलर फंक्शन टी के करेस्पॉन्डिंग आपको वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल बराबर यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन टी डी टू, और यहाँ पे टी की वैल्यू दी हुई है एक्स वाई जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई विद डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, नो प्रॉब्लम। बट सर यहाँ पे लिमिट लगाते वक्त अपने को बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल बराबर, अब बच्चों यहाँ से x की वैल्यू को अगर मैं इस प्रकार से वेरी कराता हूं, तो ये जो अगर इस पॉइंट की बात करें, दिस इज 1,0 एंड दिस इज 2, 0,2,0, यहाँ पे भी 0 लगा दीजिए, यही है। तो इसकी इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पे बराबर है या अलग अलग है भाई? 1 1 ही है बच्चों, ये भी 1 ही है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट, इसकी जो एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 1 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे x और y एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, z एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करता है, बट यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू में रिलेशन डिफाइन है। तो जब भी आप यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन या डबल इंटीग्रेशन करते हैं और आपके फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, आपके वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे लिमिट में चेंजेस करने होंगे। x की वैल्यू 0 to 1 चेंज हो रही है, y की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, देख लीजिए भाई इस प्रकार से। यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू 0 और y की मैक्सिमम वैल्यू इस बाउंड्री के अलोंग चेंज होगी, और ये बाउंड्री कितनी है भैया? 1 - x, और यहाँ पे 0 से 3 लिखेंगे आप, और एक्स वाई जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड आ जाता है। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे dz को तो आप इंटीग्रेट करके बाहर निकाल दीजिए, तो इसका तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई, भाई एक सेकंड, dz का z³/3 आएगा, जेड स्क्वायर है ना, तो z³/3, और 0 से 3 लिमिट लग जाएगी। यहाँ पे y का बच्चों y²/2 आएगा, 0 से 1 - x लिमिट लग जाएगी, और यहाँ पे 0 से 1, और दिस इज dx।
तो यहाँ पे 3 का क्यूब लिखा जाएगा अपॉन, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आपने बाई 2 आपने बाहर निकाल दिया 0 to 1, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा आपने, नो प्रॉब्लम सर। और यहाँ पे आपने dx लिख दिया, सो 9/2, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को आप सोल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, और ये 0 to 1, तो यहाँ से इस 3 से 3 टाइम, तो 3/2 यहाँ से आ गया बच्चों। लोअर लिमिट को पहले लिख देते हैं, तो यहाँ से ये माइनस साइन भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो 1 माइनस, और यहाँ पे जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, so the answer is 3/2. This is your answer. 3/2 है या 3/8 है भाई? देख लेते हैं। बाई 2 यहाँ पहले से ही था, 0 से 1 को डील कर रहे हैं, बाई 3 बनेगा क्यूब। एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे देख लेते इसको, यहाँ 0 to 1 यहाँ तक सब कुछ सही है, बाई 2, और यहाँ पे x भी था बच्चों, ये अपन ने x नहीं लिखा, तो ये x भी था, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसमें अपने को करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, x भी साथ में था तो इसको ओपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 9/2 आपने लिखा, और यहाँ पे 0 to 1, यहाँ पे x, और यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे +1 माइनस का 2x, और यहाँ पे आपने dx लिखा बच्चों, तो 9/2 0 to 1, और यहाँ पे x क्यूब प्लस x माइनस का 2x स्क्वायर, और यहाँ पे आपने dx लिखा, सो 9/2, और यहाँ पे भाई यहाँ पे भी लिखते लिखते चलिएगा x यहाँ पे भी चल रहा है। ठीक है, 9 यहाँ पे अब जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे भैया आप x की पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस का यहाँ पे लिख देंगे आप 2x³/3, लिमिट इज 0 to 1। ओके, तो दिस इज 9/2, और यहाँ पे आप 1/4 प्लस 1/2 माइनस 2/3 लिखेंगे, और एलसीएम ले लेंगे बच्चों 12, तो 9/2, 12 एलसीएम लिया तो 3 + 6 - 8। ओके, तो यहाँ पे 9/2, और ये यहाँ से 12 आ जाता है बच्चों, क्योंकि ये 9 - 8 1 हो गया, ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम, ये 4 टाइम, तो 3/8 आ जाता है। दिस इज योर आंसर। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो लिख लीजिए भैया। और अब अपन बच्चों फंडामेंटल थ्योरम्स स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार जो फंडामेंटल थ्योरम्स होती हैं वो क्या बताती हैं। ओके, कर लीजिए नोट। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये सभी के सभी, और आपको आदत होनी चाहिए डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन की, क्योंकि CSIR नेट ने जो इससे पहले वाला आपका एग्जाम था उसमें 3D ज्योमेट्री से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया था, वॉल्यूम कैलकुलेट करवाया था आई थिंक आपसे, 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं होती देन फिर आपसे क्वेश्चन ही नहीं होते हैं वो, तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है, ठीक है, करने की आदत बनाएं। और फॉर्मूला बुकलेट आपके एप्लीकेशन पे हैं, वहां से आप फॉर्मूला बुकलेट भी देख सकते हैं, ठीक है, उससे सहूलियत रहेगी आपको, किस प्रकार की चीजें आपके काम में आती हैं, जो फॉर्मूलाज आपको बार बार काम में आते हैं उसमें लिस्टेड है।
ठीक है, हेडिंग डालिए बच्चों फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम। ओके, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं बच्चों, आपने डीएफ को लिखा था डीएफ अपॉन डीएक्स इंटू डीएक्स, ऐसे ही लिखा था कि यहाँ पे एक वेरिएबल का फंक्शन था आपका, तो डीएफ एक्स बराबर आपने लिखा था डीएफ अपॉन डीएक्स इंटू डीएक्स, और डीएफ अपॉन डीएक्स यहाँ पे डेरिवेटिव था बच्चों, जो ये बताता है कि कितना रेपिडली एक्स का मान चेंज करने पे एफ का मान चेंज होता है। ओके, और अगर मैं यहाँ ए टू बी इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ पे इंटीग्रेशन एक, तो यहाँ पे क्या डिफाइन होगा भैया, यहाँ पे आप कहेंगे इसको इन जनरल आप डीएफ भी तो लिख सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि सर जो फंडामेंटल थ्योरम है ये हमें बताती है कि डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कैसे करना है, क्योंकि आपके पास ग्रेडियंट भी है, आपके पास डाइवर्जेंस भी है और आपके पास कर्ल भी है, एंड ऑल थ्री आर द डेरिवेटिव। सो फंडामेंटल थ्योरम टेल अस हाउ टू इंटीग्रेट द डेरिवेटिव। ओके, बेसिक है ये। तो यहां पे आप लिखेंगे लेट f of x, then so we can say that fundamental theorem tell us how to integrate the derivative। ओके, फर्स्ट लिखते हैं यहां पे फंडामेंटल थ्योरम फॉर ग्रेडियंट, फंडामेंटल थ्योरम फॉर ग्रेडियंट। तो फंडामेंटल थ्योरम की आप बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहां पे सिंस आपने पढ़ा है डी टी बराबर यहां पे डेल टी डॉट डी एल। ओके, सो यहां पे डेल टी डॉट डीएल वेक्टर जो होता है फंडामेंटल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, अगर आपको ए टू बी चेक करना है तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, टी बी माइनस टी। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम। क्यों? क्योंकि इसको आप dt लिख सकते हैं, टी बी माइनस टी आएगा, और मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा किस प्रकार से फंडामेंटल थ्योरम जो है ग्रेडियंट के लिए ट्रू है। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल थ्योरम्स हमेशा ट्रू होती हैं, बस जो इनके सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए। आप अप्लाई सही तरीके से करेंगे तो रिजल्ट हमेशा सही आएंगे, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बस इनके टर्म्स और कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये आपने डिफाइन कर दिया। सेकंड लिखेंगे फंडामेंटल थ्योरम फॉर डाइवर्जेंस। ठीक है भैया, अब यहां पे आपको लिखना है फंडामेंटल थ्योरम फॉर डाइवर्जेंस, तो यहां पे आप लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, और यहां पे डी2 लिखा आपने, और इस वैल्यू को बच्चों यहां पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल में, क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंड दिस थ्योरम दिस इज the Gauss divergence theorem. This is the Gauss divergence theorem. This is the Gauss divergence theorem. और बच्चों जो Gauss divergence theorem होती हैं वो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में और सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का काम करती हैं।
अगर आपने सरफेस इंटीग्रेशन लिखा हुआ है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, ध्यान रहे यहाँ पे क्लोज सरफेस होना मस्ट है। अगर क्लोज सरफेस नहीं है देन आप ये ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ध्यान से सुनिएगा, ये अगर किसी क्लोज सरफेस के अलोंग सरफेस इंटीग्रेशन डिफाइन है देन आप डायरेक्ट डाइवर्जेंस ऑफ ए डीटो कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों होता क्या है बहुत सी बार कि जैसे क्यूब की बात कर ले, क्यूब में 6 सरफेसेस होती हैं और उसकी वजह से क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए तो आपको 6 की 6 सरफेस के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। या एक तरीका है कि आपको वेक्टर फंक्शन दिया, उस वेक्टर फंक्शन का आप डाइवर्जेंस लेंगे और यहां से एक स्केलर नंबर आएगा, उस स्केलर नंबर का आप क्या ले लेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेंगे और डिफाइन हो गया, एक ही स्टेप में आंसर आ गया। तो इतने लेंदी प्रोसेस को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ने, जो आपकी फंडामेंटल थ्योरम ने, उसने बिल्कुल आसान बना दिया। बशर्ते आपको ध्यान रहे सरफेस शुड बी क्लोज। ओके, दिस इज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और याद रखिएगा इस सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं है इसको, ठीक है। थर्ड, यहाँ पे मतलब थ्योरी लिखवाने की आवश्यकता नहीं, इसको तो लिखना है भाई, फंडामेंटल थ्योरम फॉर कर्ल। तो कर्ल के लिए बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे कर्ल ऑफ ए वेक्टर, यहाँ पे लिखा आपने डॉट डीएस वेक्टर, दैट इज इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ऐसा आप तभी लिख सकते हैं बच्चों जब यहाँ पे आपका जो लाइन इंटीग्रल होना चाहिए क्लोज के लोग होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपने लिख दिया, ठीक है। एंड दिस, इसको आप स्टोक्स कर्ल थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम भी के नाम से भी जानते हैं। दिस इज नोन एज स्टोक्स कर्ल्स स्टोक्स थ्योरम, कर्ल्स स्टोक्स थ्योरम लिख लीजिए भैया। बेसिकली इन्हीं के लिए अपन डिफाइन करते हैं, यहाँ पे 2 डायमेंशन में ग्रीन थ्योरम भी डिफाइन करते हैं आप, बट वो कर्ल का ही एक पार्ट है, ठीक है। लिख लीजिए भैया। लिखना चाहे तो इसको भी लिख लीजिए। यहाँ पे 4th पॉइंट आप लिख देंगे ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम। और यहाँ पे ग्रीन थ्योरम इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन फॉर क्लोज पाथ, फॉर क्लोज पाथ if phi x कोमा y, psi x कोमा y, और यहाँ पे डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे डेल साई, यहाँ पे डेल फाई अपॉन डेल वाई और डेल साई अपॉन डेल एक्स, ये सभी के सभी क्या हैं, कंटिन्यूअस है। देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से लिखा जाएगा फाई एक्स कोमा वाई डी एक्स प्लस साई एक्स कोमा वाई डी वाई। और आपका पाथ कैसा है बच्चों, क्लोज है,
तो ये लाइन इंटीग्रल लिखा हुआ है, इसको आप सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहां पे आप लिखेंगे डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई और यहाँ पे dx dy। बच्चों नया कुछ भी नहीं है, एक्स वाई प्लेन में ये कर्ल स्टोक्स थ्योरम भी लगाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर है फाई आई के प्लस साई जे के, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जब आप करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, फाई डीएक्स आ जाएगा प्लस का साई डी वाई आ जाएगा। ओके, अब इनका कर्ल ऑफ ए निकाल लीजिए। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर जब आप निकालेंगे भैया तो आई केप जे केप के केप, यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पे फाई साई और यहाँ पे जीरो है। भाई यहाँ पे एरिया एलिमेंट जो है बच्चों एक्स वाई प्लेन में है तो उसकी डायरेक्शन जेड के अलोंग ही होगी, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आपका इंटरेस्ट केवल के केप में है, क्योंकि यहाँ पे कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर लिखा हुआ है और डीएस में के केप है, तो के केप डॉट के केप ही 1 होगा, बाकी सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहां से के केप जब आप निकालते हैं तो डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई आ जाता है, दैट्स ऑल, यही तो लिखा हुआ। तो इसी का ही पार्ट है, लिख लीजिए आप। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, कर लीजिए इसे नोट। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखिए। यहां पे लेट टी बराबर एक्स वाई स्क्वायर एंड टेक अ पॉइंट ए, लेट t is equals to xy square and take a point A and take a point A, take a point A to be the origin, to be the origin and point B and point B and B is what, 210, 210, okay. Check the fundamental theorem for gradient, check the fundamental theorem for gradient, ओके। ये आपको कैलकुलेट करना है भैया, पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया हुआ है। सर आप प्रूव क्यों करवा रहे हो, हमारे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो इनको अप्लाई करना सीखेंगे। अब ये चीजें आप लोगों के लिए नहीं है, तो प्रैक्टिस से ही आएगी बच्चों, और अच्छी खासी इनकी प्रैक्टिस करनी भी चाहिए आपको, ठीक है। तो आइए बच्चों, यहाँ पे टी बराबर आपको दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर, ओके, दिस इज एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है भैया। अब यहां पे सबसे पहले आप डेल टी डिफाइन कर लीजिए, और डेल टी की बात करते हैं तो आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड, और ऑपरेट कर देंगे टी को। तो सबसे पहले आप आई केप लिखे और यहाँ पे एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो गया वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आप जे केप लिखे और यहाँ पे आ गया 2x y, दिस इज द डेल टी। एंड डेल टी डॉट डीएल आपको कैलकुलेट करना है, तो वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ पे 2xy dy आ जाता है भैया, ओके। और बच्चों यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया हुआ है किस पाथ के अलोंग जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 पाथ हैं, एक तो इस पॉइंट से ये 0,0 है, इससे ये 2,1,0 पे सीधा जा सकते हैं, और ये इस पाथ के अलोंग, और ये कि ये रहा, ठीक है।
यहाँ पे ये वन पार्ट और लाइन सेगमेंट हो गए, सेकंड लाइन सेगमेंट हो गया। तो ये पाथ 1 है बच्चों और ये पाथ 2। दो तरीके हैं आपके पास जाने के, और यहाँ पे किसी भी एक से कैलकुलेट कर लीजिए और फिर इनिशियल फाइनल पॉइंट रखिए, फिर दूसरे से कैलकुलेट कर लीजिए, बात वही आएगी। आपको इसका आंसर पहले ही पता है, डेल टी डॉट डीएल ग्रेडियंट के लिए इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, और उनको लेस कर दीजिए, उनका डिफरेंस जो होगा वही आंसर है। बट आप कैलकुलेट करेंगे प्रॉपर मेथड से फॉर पाथ 1, फॉर पाथ 1। पाथ 1 के लिए बात करते हैं आप, तो डेल टी डॉट डीएल, डेल टी एक सेकेंड, डेल टी डॉट डीएल बराबर, अब बच्चों यहाँ पे 1 के लिए डेल टी डॉट डीएल लिखा और यहाँ पे सेकंड के लिए डेल टी डॉट डीएल लिखा, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं भैया। अब यहाँ पे आप देखेंगे डेल टी डॉट डीएल यहां से यहां तक तो केवल एक्स ही वेरी कर रहा है, y तो वेरी कर ही नहीं रहा, तो dy 0 और y की वैल्यू भी कितनी है, इस पे 0 ही है, फर्स्ट टर्म बिकम 0। सेकंड में केवल y वेरी कर रहा है x 0, तो ये तो 0, और y वेरी कर रहा है x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 4 हो गया, और यहाँ पे y dy हो गया, और यहाँ पे 0 to 1 लिमिट लगेगी, तो 4, और यहाँ पे y स्क्वायर बाई 2 आएगा तो 1/2, तो दिस इज द वैल्यू 2। ओके, तो यहाँ पे 2 आ जाता है फॉर पाथ 1। फॉर पाथ 2, पाथ 2, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं बच्चों, तो पाथ 2 के लिए आपको इक्वेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि पाथ 2 का इक्वेशन आपको पता नहीं है, 0,0 है, 2,1 है, मतलब x का कोऑर्डिनेट y से 2 टाइम में हो गया भाई, तो x बराबर कितना है 2y है, नो प्रॉब्लम सर। डेल टी डॉट डीएल बराबर, यहाँ पे डेल टी डॉट डीएल की वैल्यू यहाँ पे y x में ही कन्वर्ट कर देंगे पूरे को, या y में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे y स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों, dx का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, dx बराबर 2dy, तो यहाँ पे 2dy लिख दिया आपने, प्लस यहाँ पे 2x लिख दिया, और साथ में बच्चों यहाँ पे x बराबर 2y लिख रहे हैं अपन, x2, तो यहाँ पे x बराबर 2y लिख दिया, और यहाँ पे y dy लिख दिया। ओके, तो यहाँ से dy आपने कॉमन ले लिया, तो ये भी y स्क्वायर बन रहा है बच्चों, ये y स्क्वायर है ही सही, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते अपन, ये 4 टाइम हो गया, अरे 2 टाइम, तो 6y स्क्वायर dy। तो बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए आप डेल टी डॉट डी एल P2 के लिए, तो 6 और ये y³ आ जाएगा, और यहाँ पे 0 से 1 आ जाएगा 2 टाइम, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। दोनों पाथ से 2 आ रहा है, और टीबी माइनस टीबी ए भी कर लेंगे थर्ड, टी ऑफ बी माइनस टी ऑफ ए, एक्स वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स वाई स्क्वायर पॉइंट बी माइनस एक्स वाई स्क्वायर पॉइंट ए, ये तो ओरिजिन है 0 हो गया, 2,1 है, तो ये 2 आंसर आ गया, 2 माइनस 0 बराबर 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रेडियंट थ्योरम है वो आपकी प्रूव हो रही है। ओके, कर लीजिए नोट। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। और असाइनमेंट आपको दिया हुआ है, अब वहां से आप क्वेश्चन करना प्रारंभ कर दीजिए भाई। लगभग आप आधे से ज्यादा असाइनमेंट सोल्व कर सकते हैं, 89 क्वेश्चन है आई थिंक, तो लगभग आप 52-53 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं उसमें से। तो स्टार्ट हो जाइए भैया आप। कल मैंने बता ही दिया था, क्लास जो लाइव चल रही है वो एप्लीकेशन पे चल रही है, मॉर्निंग आवर में चलती है, मॉर्निंग में 7 बज के
10 मिनट पे। ठीक है, वहां पे स्टडी मटेरियल में असाइनमेंट सब डाले हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं असाइनमेंट को और उसमें से क्वेश्चंस कर सकते हैं। जब आप उसको परचेज कर लेंगे तो असाइनमेंट आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ डाइवर्जेंस थ्योरम को भी चेक करते हैं। ठीक है, चेक द डाइवर्जेंस थ्योरम। चेक द, और ये सब ग्रिफिथ की प्रॉब्लम है बच्चों। जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की ग्रिफिथ की बुक आती है उसमें पहला जो चैप्टर है वो वेक्टर कैलकुलस ही है, तो अपन उस लेवल तक पढ़ेंगे और उसमें सोल्ड अनसोल्ड लगभग सभी प्रॉब्लम्स अपन सोल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम्स है उसमें, उनको भी करेंगे, मजा आएगा आपको सोल्व करते वक्त। ठीक है, चेक द डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस theorem, check the divergence theorem for, check the divergence theorem for vector function, vector function। और यहाँ पे a वेक्टर इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है भैया वाई स्क्वायर एक्स के, वाई स्क्वायर एक्स के प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर वाई के, और यहाँ पे 2yz जेड के प्लस 2yz जेड के। दिस इज द वेक्टर फंक्शन एंड द यूनिट क्यूब सिचुएटेड, एंड द यूनिट क्यूब situated, and the unit cube situated at the origin, at the origin। ओके, तो यहां पे आपको अब डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव करनी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है। तो आइए सोल्व करते हैं बच्चों। यहां पे लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए डी2 दैट इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये आपको प्रूव करनी है। ओके, एंड यहां पे आप ड्रॉ कर लीजिए भैया। दिस इज अवर क्यूब, and this is our, these are our axis, this is x axis, this is y axis and this is z axis। ओके, क्यूब की साइड 1 है। अब बच्चों आपको डाइवर्जेंस ऑफ ए डीटो तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, बट जब यहाँ पे आपको सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे 6 सरफेसेस हैं। सरफेस 1 बैकवर्ड सरफेस, दैट सरफेस अपवर्ड सरफेस, डाउनवर्ड सरफेस, टोटल 6 सरफेसेस हैं। अगर इसको मैं फर्स्ट सरफेस मान लेता हूं, दिस इज अवर फर्स्ट सरफेस, इसको अपन सेकंड सरफेस मान, इसको दिस इज अवर फर्स्ट सरफेस, और ये पीछे वाली जो सरफेस है इसको अपन ने सेकंड मान लिया, इसको अपन ने थर्ड सरफेस मान लिया, इसको अपन ने फोर्थ सरफेस मान लिया, इसको अपन ने फिफ्थ सरफेस मान लिया, और इसको अपन ने सिक्स सरफेस मान लिया। दीज आर द सरफेसेस दैट वी हैव। अब 6 की 6 सरफेस के लिए आपको क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा एग्जाम में, कैलकुलेट द क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन फॉर दिस वेक्टर फंक्शन वेयर क्यूब यूनिट क्यूब इज सिचुएटेड एट ओरिजिन, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर इस आपको तो ये कैलकुलेट करना है, मतलब आपको 6 टाइम सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपको क्या पता है, फंडामेंटल पता है, यू नो वेरी वेल द सरफेस इंटीग्रेशन इज अबाउट क्लोज सरफेस, so we can calculate directly
by using Gauss divergence theorem, taking divergence of vector function, then taking the volume integration of that scalar function, and this is equal to that quantity. तो कितना आसान हो गया ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो दोनों से ही करेंगे। सबसे पहले आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे, ओके। सो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, आप जानते हैं बच्चों डेल एक्स अपॉन डेल एक्स होता है, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड आप लिखते हैं, नो प्रॉब्लम सर। और यहाँ पे आप बात करते हैं तो वाई स्क्वायर, एक्स कैप का कोफिशिएंट कितना है, वाई स्क्वायर, दैट बिकम जीरो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। यहाँ पे ए वाई की बात करते हैं तो 2xy प्लस जेड स्क्वायर, वाई के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो कितना आएगा, 2x आएगा, जेड स्क्वायर का जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जेड तो यहाँ पे प्लस का 2y आ जाएगा। दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर 2x प्लस वाई आ जाता है, नो प्रॉब्लम। और आपको कैलकुलेट करना है डाइवर्जेंस ऑफ ए, डीटो बराबर यहाँ पे 2x प्लस वाई और यहाँ पे dx dy dz आप लिख देंगे सर, नो प्रॉब्लम। और इनको अलग अलग कर लीजिए भैया, तो ये 2 यहाँ पे x dx dy dz प्लस यहाँ पे 2y dx dy dz आपने लिख दिया है। ट्रिपल इंटीग्रेशन है भैया, ठीक है। और ट्रिपल इंटीग्रेशन में तीनों की लिमिट 0 to 1 ही वेरी करेगी, तो 2 यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, यहाँ से 0 से 1, यहाँ पे y आएगा 0 से 1, यहाँ पे z आएगा 0 से 1, यहाँ पे 2y स्क्वायर बाई 2 आएगा 0 से 1, यहाँ पे x आएगा 0 से 1 और यहाँ पे z आएगा 0 से 1, ठीक है। इस 2 से ये 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ पे 1 1 1, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन को देख लीजिए, फिर भी डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया है आपने, तो दिस इज आवर वेक्टर फंक्शन। तो डेल एक्स 0 हो गया भाई, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में क्या 2x आ गया, z के रेस्पेक्ट में क्या 2y आ गया, दैट टर्म यहाँ पे आ गया dx dy dz, ओके। नोट कर लीजिए इसे, लेके क्वेश्चन और कर लीजिए नोट। अब अपन सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे, और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन मैंने कैलकुलेट करवाए हैं क्यूब के लिए लास्ट क्लास में, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड कैलकुलेट करना है अब आपको, और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये लिखा जाएगा ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फॉर सरफेस 1, ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फॉर सरफेस 2, डॉट डीएस वेक्टर फॉर सरफेस 3, और यहाँ पे लिखा जाएगा ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फॉर सरफेस 4, ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फॉर सरफेस 5 और ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फॉर सरफेस 6। और आप भी जानते हैं आप लोगों के लिए सोल्व करना कन्वीनियंट नहीं रहेगा एग्जाम में, तो फंडामेंटल थ्योरम ने कितना आसान कर दिया आपके काम को, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे फॉर सरफेस 1, फॉर सरफेस 1,
सरफेस वन के लिए अपन बात करते हैं भैया, तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले, तो इन जनरल ही डिफाइन कर लेते हैं ताकि बार बार दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर को ऊपर से कॉपी करके लेके आते हैं। यहाँ पे अब फॉर सरफेस वन के लिए बात कर रहे हैं, सरफेस वन। तो सरफेस वन के लिए अगर आप बात करते हैं बच्चों, तो x बराबर 1 है। ठीक है, बिल्कुल सर, x बराबर 1 कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे ds वेक्टर की आप बात करते हैं बच्चों, तो जाहिर सी बात है सर, x बराबर 1 है तो yz प्लेन में यहाँ पे एरिया एलिमेंट आएगा, और एरिया एलिमेंट dy dz, और यहाँ पे एक्स केप लिखा जाएगा। और यहाँ से वेक्टर फंक्शन की आप बात करते हैं तो ये अपना वेक्टर फंक्शन है। सो ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर की आप बात करते हैं सर, तो ये लिखा जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई डी जेड। और यहाँ पे ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इंटीग्रेट करेंगे, 0 to 1 लिमिट लगनी है, जेड का 1 हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, दैट मीन्स दिस इज 1/3। ठीक है, इस प्रकार से करना है। फॉर सरफेस 2, फॉर सरफेस 2 x बराबर 0 पे आपको सरफेस 2 मिलेगी। ds वेक्टर को कॉपी कर लीजिए भैया, यहां से लिख ही देते हैं। चलो, ds वेक्टर बराबर dy dz, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या होती है मैंने कल भी बताया था, क्लोज सरफेस में इनसाइड टू आउटसाइड, तो इनसाइड से आउटसाइड होगी तो माइनस एक्स केप डायरेक्शन में आएगी। और यहाँ पे y, यहाँ पे a डॉट ds जो आ जाएगा, a वेक्टर डॉट ds वेक्टर यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई डी जेड। ठीक है भैया, इस प्रकार से आप लिख देंगे, और यहां से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस का 1/3 आ जाएगा। ठीक है भैया, फॉर सरफेस 3 के लिए बात करते हैं। सरफेस 3 के लिए y बराबर 1 है भैया, और यहाँ पे एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो आप dx भाई एक्स जेड प्लेन में बन रहा होगा, y केप आपकी डायरेक्शन है। और यहाँ पे a वेक्टर आप लिख लीजिए, ये a वेक्टर आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पे a वेक्टर डॉट ds वेक्टर आपको डिफाइन करना है, तो 2xy प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आपने dx dz लिख दिया। यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, तो सबसे पहले इसको पुटअप कीजिए, नेचर कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2x और यहाँ पे प्लस जेड स्क्वायर और dx dz है। सो इंटीग्रेट करते हैं a वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यहाँ पे बच्चों लिखा जाएगा, डबल इंटीग्रेशन है 2x dx dz प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे dx dz लिखा जाएगा। तो 2 यहाँ पे बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा भैया, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं बाई 3 बनेगा, तो 1/3 बनेगा, तो इसे आप 4/3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं फॉर सरफेस 4, फॉर सरफेस 4, सरफेस 4 के लिए बात करते हैं तो सर y बराबर 0 है, y बराबर 0 है, ds वेक्टर बराबर यहाँ पे dx dz माइनस का y केप है। सो a वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर, जब आप लिखेंगे तो सर a वेक्टर तो ये रहा, यहाँ पे माइनस साइन एडवांस में आ जाएगा, और 2xy प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे dx dz आ जाएगा। और y बराबर 0 है बच्चों, तो a वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यहाँ पे 0 लिखा तो माइनस का जेड क्यूब जेड स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर dx dz आ जाता है। और बच्चों यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर देंगे अगर इसको, a वेक्टर डॉट ds वेक्टर तो आप भी जानते हैं जेड क्यूब बाई 3 बनेगा, तो माइनस का 1/3 आ जाएगा। फॉर सरफेस 5 के लिए बात करते हैं, फॉर सरफेस 5, सरफेस 5 के लिए बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जेड बराबर 1 है। ठीक है,
अपवर्ड सरफेस है सरफेस 5 और यहाँ पे जेड बराबर 1 है ds वेक्टर बराबर यहाँ पे dx dy और डायरेक्शन होगी बच्चों जेड के और ए वेक्टर की बात करते दिस इज योर ए वेक्टर तो ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर की आप बात करते हैं तो 2yz और यहाँ पे dx dy z की वैल्यू 1 है तो 2y यहाँ पे dx dy लिखा दिस इज ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर ओके और यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे आप तो ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई वाई स्क्वायर बाई 2 बनेगा फॉर सरफेस 6 फॉर सरफेस 6 सरफेस 6 के लिए आप बात करते हैं जेड बराबर 0 होगा और ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर में जेड लिखा हुआ है तो बिकम 0 ओके सो क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर की जो फाइनल वैल्यू आ जाती है पहले 1/3i फिर माइनस का 1/3i प्लस 4/3i माइनस का 1/3i प्लस का 1i और प्लस 0i ठीक है इससे ये कैंसिल हो गया फाइनल आंसर 2 आ गया सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ओके बच्चों फंडामेंटल थ्योरम्स हमेशा ट्रू होती हैं अब आपने इतनी लंबी कैलकुलेशन की इससे आसान था कि आप डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लेंगे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो नोट कर लीजिए भैया कर लीजिए नोट कर लीजिए ओके
कर लीजिए नोट। ठीक है भैया, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेके क्वेश्चन, सपोज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2xz प्लस 3y स्क्वायर, 2xz प्लस 3y स्क्वायर एक्स कैप, सॉरी वाई कैप, वाई कैप प्लस 4yz स्क्वायर प्लस 4yz स्क्वायर जेड कैप। ओके, चेक स्टोक्स थ्योरम, चेक स्टोक्स थ्योरम, चेक स्टोक्स थ्योरम for the square surface as shown in figure, for the square surface as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure। ठीक है, यहां पे आपको इस प्रकार से 2D में ही है स्क्वायर। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स आर लाइक दैट। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम, सबसे पहले तो आपको स्टोक्स थ्योरम पता होनी चाहिए। क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब बच्चों, अगर आपको इस क्लोज पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट आपको दिख रहे होंगे, दिस 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 दिस। और यहाँ पे अगर क्लोज पाथ तो आप डायरेक्ट ही कर्ल ऑफ ए डॉट डीएस कर सकते हैं। तो आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे वेक्टर फंक्शन है, इस वेक्टर फंक्शन का कर्ल कैलकुलेट करते हैं। 2xz प्लस 3y स्क्वायर वाई के प्लस 4y जेड स्क्वायर जेड के। ठीक है, आइए अब यहाँ पे इसका कर्ल कैलकुलेट करते हैं। आई केप, जे केप, के केप। ओके, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। ओके, यहाँ पे एक्स केप का कोफिशिएंट 0 है, दैट इज 0। वाई केप का कोफिशिएंट जो है भैया, यहाँ पे वाई कैप का कोफिशिएंट दिया हुआ है 2xz प्लस 3y स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4y जेड स्क्वायर, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड कैप। ओके, सो कर्ल ऑफ ए वेक्टर। बच्चों, वैसे जो आपका इंटरेस्टेड डीएस वेक्टर जो लिखा जाएगा यहाँ पे, वो डीएस वेक्टर इस एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर ही लिखा जाएगा। और यहाँ पे ये एक्सिस आपकी, अगर ये एक्स है वाई है तो ये जेड हो गई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, जेड एक्सिस के अलोंग ही आएगा। तो आपका इंटरेस्ट केवल के केप में है। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट निकाल रहे, के केप, आई केप, जे केप भी निकालेंगे, बट कर्ल ऑफ ए डॉट डीएस बन के 0 हो जाएगा, तो अपन क्यों कैलकुलेट करें। तो यहाँ से के केप बराबर बच्चों, यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स लिखा जाएगा। तो यहाँ से 2z, यहाँ पे 2z लिखा जाएगा, केवल इतना ही आएगा बच्चों। कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर के केप इंटू 2z।
भाई डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे तो 2z आएगा और यहाँ पे 3y स्क्वायर इसका 0 हो जाएगा। केवल अपना इंटरेस्ट किस में, के केप में ही है। सो कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर यहाँ पे 2z और यहाँ पे dx dy लिख दिया आपने। बच्चों यहाँ पे कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर की आप बात करते हैं तो डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 और यहाँ पे बच्चों आया z और z बराबर कितना है भैया, यहाँ पे z बराबर 0, तो सब कुछ ही 0 हो गया भैया। एवरीथिंग बिकम 0, तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल ही 0 हो जाएगा। लिख लीजिए। वेक्टर फंक्शन एक बार चेक जरूर कर लेते हैं कि यही है ना। आपको जो बच्चों ये लूप ही दिया हुआ है, ये एक्स वाई प्लेन में ना देखे इन्होंने, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसमें हल्का सा करेक्शन है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस सॉरी, हाँ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ओके, अब सही है। तो इस प्रकार से दिया हुआ है, वाई जेड प्लेन में है, नो प्रॉब्लम सर। यहाँ पे लिख देंगे वाई जेड प्रॉब्लम, वाई जेड में तो यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट लिख देंगे, एक्स कैप निकाल लेंगे। ठीक है, जो अपन कर रहे थे वो भी सही था, बट वो उसके अकॉर्डिंग फिर 0 ही आ जाता और आप कैलकुलेट करते फाइनली तो आंसर 0 ही आते, एक नया क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, तो वो कोई चिंता का विषय नहीं है। अब एक्स, यहाँ पे एक्स कैप बराबर यहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे 4z स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 2x लिख दिया जाएगा भाई, क्योंकि डेल अपॉन डेल जेड भाई इससे रिलेटेड रो और कॉलम को आप डिलीट कर देंगे। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में y का 1 हो गया, 4z स्क्वायर आ गया माइनस डेल अपॉन डेल जेड, तो यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, 2x बच गया। ठीक है, और कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर जो लिखा गया है बच्चों, ये यहाँ पे आ गया 4z स्क्वायर माइनस 2x। बच्चों यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी भाई। जो एरिया एलिमेंट या ये एरिया एलिमेंट आप कंस्ट्रक्ट करेंगे वाई जेड प्लेन में तो एक्स कैप में आएगी, तो यहाँ पे dy dz। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर आपने लिख दिया 4z स्क्वायर dy dz डबल इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पे 2x dy dz। इस प्रकार से आप लिख देते हैं बच्चों। और यहाँ पे जो लिमिट लगेगी वो 0 to 1 ही लगेगी, तो ये 0 to 1 0 to 1 0 to 1 0 to 1, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 4/3 भाई। यहाँ पे z³ आ जाएगा तो 1/3 बन जाएगा और y का 1 ही रहेगा, माइनस यहाँ से 1 हो गया बच्चों, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ सॉरी ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि x बराबर 0 है और x बराबर 0 होने की वजह से ये टर्म ही 0 हो जाएगी। तो ये जो आंसर है ये कितना हो जाएगा 4/3, क्योंकि दैट बिकम 0, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि x बराबर 0। ठीक है, तो 4/3 आ जाता है। अब क्लोज इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर आ जाता है। नाउ यहाँ पे अपन लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, ए वेक्टर डॉट dl वेक्टर। और ए वेक्टर डॉट dl वेक्टर करेंगे तो 4 लाइन सेगमेंट हैं, तो चारों के अलोंग ही डिफाइन होगा a डॉट dl प्लस a डॉट dl प्लस a डॉट dl प्लस ए वेक्टर डॉट dl वेक्टर 1 2 3 4। ओके भैया, और यहाँ पे आप बात करते हैं तो क्लोज इंटीग्रल ये आपने इस प्रकार से लिख दिया है 4 लाइन 1 4 लाइन
वन। लाइन वन के केस में बात करें तो बच्चों केवल y चेंज हो रहा है, y क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक है। और y एक्सिस पे बात करें तो बच्चों यहाँ पे x एंड z की वैल्यू 0, x और z y एक्सिस पे जाहिर सी बात है 0 होगा, dx भी 0 होगा, dz भी 0, केवल dy डिफाइन होगा। तो यहाँ पे वेक्टर फंक्शन कोई कॉपी करके ले आते हैं नीचे एक बार, ठीक है। तो यहां से ठीक है भैया, तो यहाँ पे x की वैल्यू, अब यहाँ पे भाई डीएल एडो डीएल आपको करना है डीएल वाई वाई कैप, तो वाई कैप में देखिए अब यहाँ पे डीएल वेक्टर बराबर जो आएगा वो केवल डी वाई वाई कैप ही लिखा जाएगा। सो ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो आ जाता है यहाँ पे 2xz प्लस 3y² और यहाँ से dy आ जाता है भैया z0 x0, तो यहाँ से 3y² dy आ जाता है। दिस इज ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। और यहाँ से एक सेकेंड, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों आप इंटीग्रेट कर दीजिए ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो 1 इंटीग्रेट होगा 0 to 1 ही है, तो ये 3 से 3 के y³ by 3 बनेगा, 3 से 3 कैंसिल 1 आ जाएगा। 4 लाइन 2, 4 लाइन 2, आप जानते हैं लाइन 2 इस प्रकार से है, नो प्रॉब्लम सर। तो यहाँ पे अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ए डॉट डीएल यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेंगे। और लाइन 2 के लिए आप बात करते हैं तो बच्चों जेड जो है वो वेरी कर रहा है, यहाँ पे इस पूरी की पूरी लाइन पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे y बराबर 1 है एंड x बराबर 0 है, ठीक है। तो ए डॉट डीएल आप डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले डीएल डिफाइन कीजिए, यहां से डीएल वेक्टर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बच्चों डीजेड जेड कैप लिखा जाएगा, नो प्रॉब्लम सर। तो यहाँ पे पेस्टिंग कर देते हैं ए वेक्टर, ये रहा आपका। सो ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यहाँ पे 4yz² और dz आ गया भैया, ठीक है। और y की वैल्यू 1 है, z तो वेरी कर रहा है, तो ये 4y तो हो गया 1 और z² dz आ गया। दिस इज ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे लाइन 2 के लिए बात किए आप, तो वैल्यू यहाँ पे z की जो वेरी कर रही है वो 0 to 1 वेरी कर रही है, 4z² और यहाँ पे आपने dz लिख दिया, तो 4 और यहाँ पे 1/3 आ जाएगी वैल्यू, तो 4/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 लाइन 3 के लिए बात करते, 4 लाइन 3, लाइन 3 के लिए बात करते हैं तो बच्चों लाइन 3 इस प्रकार से, इसके कोऑर्डिनेट 1,1 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है भैया 0,1 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जो इक्वेशन है वो y बराबर 1 है, y कांस्टेंट है पूरा का पूरा, ठीक है। और x यहाँ पे वेरी कर रहा है 1 to 0। डीएल वेक्टर जो यहाँ पे बच्चों dx x कैप है और यहाँ पे ए वेक्टर आप जानते हैं, दिस इज योर ए वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर, अब यहाँ पे सॉरी dx x कैप नहीं है, एक सेकेंड, ये yz प्लेन है तो ये z है, एक सेकेंड बच्चों, ये z बराबर 1 है और यहाँ पे ये y की वैल्यू चेंज हो रही है, because the coordinate axis is that y axis, z axis and this is x axis, okay। so y की वैल्यू वेरी कर रही है केवल, तो यहाँ पे dy y के पाएगा, dy y, तो a डॉट dl आपने किया भैया, तो यहाँ पे सर 2xz
2xz प्लस 3y² और यहाँ पे आपने dy लिख दिया। z का वैल्यू बच्चों 1 है और x का वैल्यू तो फिर भी 0 ही है, तो 0 ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कितना 3y² dy a वेक्टर डॉट dl वेक्टर। सो यहाँ पे a वेक्टर डॉट dl वेक्टर, लाइन 3 में एरो इधर है तो 1 to 0 लिमिट लगा देंगे और यहाँ पे 3y² dy। सब कुछ एज इट इज रखिए बच्चों, लेंथ एलिमेंट में माइनस प्लस मत लगाइए, आप तो केवल लिमिट लगा दीजिए, अपोजिट लिमिट लगा दिया आपने और यहाँ पे आपका माइनस साइन आ जाएगा भाई, ये 3 तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। 4 लाइन 4 लाइन 4 के लिए बात करते हैं बच्चों, तो लाइन 4 ये रही वर्टिकल, यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 कोमा, यहाँ पे अगर बात करें तो 0,0,1 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0,0 है। ओके, सो यहाँ से बच्चों x बराबर 0 है, y बराबर 0 है और z की जो वैल्यू है 1 to 0 चेंज हो रही है। dl वेक्टर बराबर dz, z कैप है, यहाँ पे a वेक्टर को पुटअप कर दीजिए और बच्चों यहाँ पे a वेक्टर डॉट dl वेक्टर आप कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से लिख दिया जाता है बच्चों 4yz² और यहाँ पे dz आ जाता है और a वेक्टर डॉट dl वेक्टर की वैल्यू y बराबर 0 है तो पूरा का पूरा क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ठीक है, 0 आई एक वैल्यू -1 आई, एक वैल्यू 4/3 आई और एक वैल्यू 1 आई। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, एक तो 1 आई है, एक 4/3 आई है, एक -1 आई, तो फाइनल आंसर इज 4/3। सो हो गया प्रूफ, क्लोज इंटीग्रल a वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर 1 + 4/3 -1 + 0, तो 4/3 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है बच्चों, कर लीजिए नोट। लिख लीजिए, ये शुरू से ही लिखना है भाई। लिखिए और बच्चों अब अपन स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो एक क्वेश्चन आपको और करवा देते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए भाई, आप जल्दी लिखिए बच्चों, फिर अपने को क्वेश्चन कराते हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी आगे बढ़ना है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगी, फिर जो आप कहेंगे वो टॉपिक स्टार्ट कर देंगे मैथमेटिकल फिजिक्स का, डोंट वरी। और एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि अपने को शेयर करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, तो बिल्कुल जरूर करें, आप अपना रिव्यू जरूर दें। आपका रिव्यू और आपका शेयर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और आपको रेगुलर वीडियोस कभी ना कभी किसी न किसी टॉपिक पे मिलती ही रहती हैं, तो आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।
पढ़ाने का अपना सिस्टम है बच्चों, बिल्कुल बेसिक से टफ लेवल तक की प्रॉब्लम्स कराते हैं और ऐसा ही सिस्टम रहता है पूरे साल के दौरान। जैसा पहले दिन पढ़ाते हैं, ईयर के एंड में जब आपका कोर्स पूरा होने वाला होता है सेशन के एंड में, तो भी ऐसा ही पढ़ाते हैं। यही स्पीड रहती है, यही पढ़ाने का तरीका रहता है, यही इसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं, असाइनमेंट दे दिया जाता है, सोल्व करवा दिया जाता है। ठीक है, लिखिए भैया क्वेश्चन। ठीक है, वेक्टर फील्ड एफ इज गिवन बाय वेक्टर फील्ड एफ इज given by vector field f is given by f vector is equals to sin y I cap plus x 1 plus cos y, यहाँ पे j cap लिखा हुआ है। then evaluate the line integral, then evaluate the line integral, then evaluate the line integral, यहाँ पे f vector dot dr vector, okay, where c is the circular path, where c is the circular path, circular path is given by ऑप्शन ए यहाँ पे लिखेंगे भैया आप, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए आपको दिया हुआ है, पाई बाई टू पाई ए स्क्वायर पाई बाई टू, ऑप्शन बी पाई ए स्क्वायर, ऑप्शन सी आपके लिखा हुआ है भैया 0, और ऑप्शन डी की आप बात करते हैं तो 2 पाई ए। ओके, नाउ कैलकुलेट करते हैं भैया इसे। तो सर्कुलर के यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन है और सर्कल एक क्लोज पाथ है बच्चों। ठीक है, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं बच्चों एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जब यहाँ पे क्लोज पाथ के लिए लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे साइन वाई, यहाँ पे dx लिखा जाएगा प्लस यहाँ पे x 1 प्लस कोस वाई dy लिखा जाएगा, नो प्रॉब्लम बच्चों। यहाँ पे ये भी कंटिन्यूस, इनके डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हैं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, और दैट कैन बी रिटन एज, तो इसको अपन लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्लोज पाथ के अलोंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे बच्चों अपन लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे एक्स 1 प्लस कोस वाई 1 प्लस कोस वाई लिख दिया, माइनस यहाँ पे डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे आपने साइन वाई लिख दिया, और ये डी एक्स डी वाई लिख दिया। इसी प्रकार से लिखना सिखाया था आपको, बिल्कुल इसी प्रकार से सिखाया था। और यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन बच्चों, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 प्लस कोस वाई लिखा हुआ है, तो ये जब कांस्टेंट बिहेव करेगा तो 1 प्लस कोस वाई आ जाएगा, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कोसाइन वाई का कितना हो जाएगा कोस वाई, और यहाँ पे dx dy। ओके, कोस वाई से कोस वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच्चों आपका आ गया dx dy, और एक किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों dx dy, एरिया को, तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई ए स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन इज बी करेक्ट हो जाएगा। लिख लीजिए भैया,
हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, और अपन आज की क्लास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डील करेंगे। तो हेडिंग डालिए, ऐसे पेज के मिड में डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चों, तो फिजिक्स में आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा है कि किसी भी बॉडी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है, उसकी लोकेशन बतानी है, उसको डिस्क्राइब करना है, तो अपने को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता होती, रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे मेरे रेस्पेक्ट में किसी के बारे में बताया जा रहा है तो उसके लिए मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चों, आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो डिफाइन कर लिया। सबसे पहले आप फ्रेम ही डिफाइन करते हैं फिजिक्स पढ़ने के दौरान। ठीक है, क्योंकि जब तक आप फ्रेम डिफाइन नहीं करेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैसे बताएंगे आप? तो सबसे फंडामेंटल जो है वो है फ्रेम। ठीक है, अब फ्रेम डिसाइड होने के बाद कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का आप यूज करते हैं? भाई मेरे रेस्पेक्ट में जैसे मैंने किसी पार्टिकल की पोजीशन बतानी है, तो मैं कोऑर्डिनेट क्या लूंगा? मैं आर थीटा फाइव लूंगा, रो फाइव जेड लूंगा, एक्स वाई जेड लूंगा, U1 U2 U3 लूंगा, या फिर मैं नया कुछ डिफाइन करूंगा। ये हो गया कोऑर्डिनेट का खेल। तो बच्चों, सर फिर कौन से कोऑर्डिनेट्स के यूज किए जाए? सर हम कार्टेशियन से प्रॉब्लम को सोल्व करें, सर हम सिलिंड्रिकल से प्रॉब्लम को सोल्व करें, सर हम स्फेरिकल से प्रॉब्लम को सोल्व करें। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट करना चाहता हूं कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का डेवलपमेंट है वो इसलिए किया गया बच्चों की प्रॉब्लम को इजी बनाया जा सके। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिनको कार्टेशियन से डील करना टफ था, तो और उनको स्पेरिकल से डील करना आसान था, बिकॉज जो स्पेरिकल सिमेट्री रखते थे, स्पेरिकल ज्योमेट्री रखते थे, तो उनके लिए अपन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन को आपको स्पेरिकल से ही करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ बॉडी जैसी हैं जो कि सिलिंड्रिकल ज्योमेट्रीज रखती हैं, उनको आप स्पेरिकल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर उनके लिए मतलब ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है। अगर आपने सोचा नहीं तो हमें तो करना ही है, वो अलग केस है। जो इजी वे में आप कैलकुलेशन कर सके, आपका पर्पज जो सोल्व करने के दौरान होता है वो ये होता है कि कैसे भी कैलकुलेशन को आसान बनाया जाए। तो फिर जो सिलिंड्रिकल ज्योमेट्रीज हैं बच्चों, उनको सोल्व करने के लिए अपन ने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किए। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला अपन पढ़ेंगे बच्चों कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम सेकंड अपन पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऑर्थोगोनल कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, थर्ड अपन यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और फोर्थ यहाँ पे अपन पढ़ेंगे बच्चों सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, लिख लीजिए इनको। और इनके यहाँ पे लिखना भी चाहें तो कोऑर्डिनेट्स की, यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ पे U1 U2 U3 कोऑर्डिनेट्स आप लेते हैं, यहाँ पे आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट आप लेते हैं, यहाँ पे रो फाई जेड कोऑर्डिनेट्स आप लेते हैं। और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी, इस तरीके से पढ़ाएंगे और कभी याद करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ठीक है, तो लिखते हैं बच्चों यहाँ पे पहला
तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस प्रकार से अपन एक्सिस को डिसाइड कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऑर्थोगोनल कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं। अब बच्चों यहाँ पे कोई भी पॉइंट जब डिफाइन किया जाता है तो उसके कोऑर्डिनेट जो लिए जाते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे पी वेक्टर बराबर आपने लिख दिया एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब सबसे पहली बारी जो बात आती है यहाँ पे निकल के कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, कि इनका डोमेन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में कुछ भी ले सकते हैं, मतलब यूनिवर्स में कोई सा ही पॉइंट ले सकते हैं आप, कोई सी डायरेक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब मुझे इस डायरेक्शन में यहां से 1 लाख किलोमीटर दूर मेरे को डिसाइड करना है कोई पॉइंट, बिल्कुल मैं कर सकता हूं। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 लाख मीटर, यही तो आ जाएगी। माइनस का मतलब नेगेटिव y डायरेक्शन में, तो x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, जेड की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट वेरी कर सकती है। ओके, नो प्रॉब्लम सर, इस प्रकार से आपने लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे अपने को लेंथ एलिमेंट भी डिफाइन करना होता है, यहाँ पे अपने को एरिया एलिमेंट भी डिफाइन करना होता है, यहाँ पे अपने को वॉल्यूम एलिमेंट भी डिफाइन करना होता है। ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टू डिफाइन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट वन बाय वन। फर्स्ट थिंग यहाँ पे अपन बात करते हैं लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट बच्चों आप जानते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है तो आप आई के बोल दीजिए या एक्स के बोल दीजिए, इसको आप वाई के बोल देंगे और इसको आप जेड के बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर क्या लगा दी जाती है, केप लगा दी जाती है। सो दिस इज द लेंथ एलिमेंट। अब यहाँ पे लेंथ एलिमेंट की बात की तो बच्चों यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया, ये पी हो गया, इन दोनों ओरिजिन से पॉइंट पी को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है उसे आप पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन ने कोई लेंथ एलिमेंट ले लिया, जैसे मान लेते हैं दिस इज डीएल वेक्टर, तो बच्चों जाहिर सी बात है ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे कहीं आपने पॉइंट ले लिया, एक सेकेंड इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, यहाँ पे अपन ने कोई पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे लेंथ एलिमेंट लिया है, तो लेंथ एलिमेंट एक्स डायरेक्शन में भी आएगा, उस लेंथ एलिमेंट का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में भी आएगा, उस लेंथ एलिमेंट का कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में भी आएगा। तो यहाँ से डीएल वेक्टर जो आपने लिखा है ये लिखा जाता है बच्चों डी एक्स एक्स के प्लस डी वाई के प्लस डी जेड जेड के। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे बच्चों अपन एरिया एलिमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एरिया एलिमेंट की आप बात करते हैं, तो एरिया एलिमेंट अगर बच्चों आप एक्स वाई प्लेन में एरिया एलिमेंट लेंगे तो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, वाई जेड प्लेन में लेंगे तो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, हालांकि अपन उनके बारे में चर्चा करते हुए आए हैं, फिर भी यहाँ पे मैं लिखवाना चाहता हूं। अब जैसे आपने बच्चों एरिया वेक्टर लिखा, इसको डीएस से रिप्रेजेंट कर लिया और यहाँ पे आपने सब स्क्रिप्ट में एक्स लिख दिया, इसका मतलब है एरिया वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है भाई, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन से परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो इसका मतलब जो आपका एरिया एलिमेंट आपने कंस्ट्रक्ट किया है वो वाई जेड प्लेन में है, बिल्कुल सर। तो और आप जानते भी हैं कि एरिया वेक्टर जो फॉर्म होता है दो लेंथ एलिमेंट के मल्टीप्लीकेशन से, मल्टीप्लीकेशन भी कौन सा, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज एरिया इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो यहाँ पे आपने लिखा डीएल
एक्स, यहाँ पे डीएल वाई, लेंथ एलिमेंट इन वाई डायरेक्शन क्रॉस लेंथ एलिमेंट इन जेड डायरेक्शन। तो डायरेक्ट अब वैल्यू लिख देंगे तो डी वाई, यहाँ पे आपने डी जेड लिखा और यहाँ पे एक्स केप आ गया। सिमिलरली अपन डी एस वाई वेक्टर लिख रहे हैं, एरिया वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, दैट मीन्स द एलिमेंट इज कंस्ट्रक्टेड इन एक्स जेड प्लेन, सो डी एक्स। अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन डी एक्स डी जेड और यहाँ पे वाई के। और यहाँ पे डीएस जेड वेक्टर की आप बात करते हैं बच्चों, सो एरिया एलिमेंट इन जेड डायरेक्शन, दैट मीन्स द एलिमेंट इज कंस्ट्रक्टेड इन एक्स वाई प्लेन, सो यहाँ पे आप डी एक्स डी वाई और यहाँ पे जेड के लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे आप लिखेंगे वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट को डीटो से लिखा जाता है। वॉल्यूम एलिमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है और आप जानते हैं बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के माध्यम से कैलकुलेट की जाती है। तीन लेंथ एलिमेंट को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं कि उनका जो रिजल्टेंट है प्रोडक्ट वो आपका स्केलर आना चाहिए, दैट्स ऑल। सो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो dl x वेक्टर डॉट dl y वेक्टर क्रॉस dl z वेक्टर लिखा जाता है और फाइनली आप लिख देंगे dl x dl y dl z, बिकॉज यहाँ पे आप जानते हैं y और z परपेंडिकुलर है, तो थीटा बराबर 90, साइन थीटा बराबर साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी, दोनों के बिटवीन डॉट प्रोडक्ट है, थीटा बराबर 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज dx dy एंड dz, दिस इज द वॉल्यूम एलिमेंट। कीजिए भैया नोट, बनाइए और नोट कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे अगर आपको वेलोसिटी भी डिफाइन करना है, फोर्थ पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो वेलोसिटी की बात की जाएगी तो v वेक्टर बराबर dl वेक्टर अपॉन dt लिखा जाता है और dl वेक्टर आपके पास है बच्चों, तो dl वेक्टर आपके पास इसमें dt का डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड और डेरिवेटिव दोनों में फर्क है। यहाँ पे dl आप जानते हैं, dt आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा dx अपॉन dt एक्स के प्लस यहाँ पे dy अपॉन dt, यहाँ पे y के प्लस dz अपॉन dt और यहाँ पे z केप लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं डेरिवेटिव करता तो डेरिवेटिव इसको बोलते हैं बच्चों, दिस इज डेरिवेटिव, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है डेरिवेटिव का ऑपरेटर है और आपने पहले डीएल कैलकुलेट कर लिया, dt कैलकुलेट कर लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे बहुत सी बार, अभी आएगा आगे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह की बात करते हैं तो वहां पे वो थोड़ा इनकन्वीनियंट फील करते हैं, तो पहले ही बता देता हूं ताकि आप वहां पे कन्वीनियंट फील करें, ठीक है। v वेक्टर बराबर इस प्रकार से आपने लिख दिया वेलोसिटी, तो इसको v वेक्टर। अब बच्चों यहाँ पे फिजिक्स के अंदर x डॉट का मतलब जो होता है टाइम डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x डॉट एक्स केप लिखा जाता है प्लस वाई डॉट वाई केप लिखा जाता है प्लस जेड डॉट जेड केप लिखा जाता है। यहाँ पे फिफ्थ अपन बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल। और यहाँ पे
बच्चों अब आपके पास v है और आपको एक्सेलरेशन डिफाइन करने के लिए अब आप डेरिवेटिव करेंगे बिकॉज आपके पास dv नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे a वेक्टर बराबर लिख देंगे आप dv वेक्टर अपॉन dt दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे d ओवर dt, यहाँ पे x डॉट x कैप लिखा गया प्लस d ओवर dt, यहाँ पे y डॉट y कैप लिखा गया प्लस d ओवर dt, यहाँ पे बच्चों z डॉट z कैप लिखा गया है। ओके, अब बच्चों x कैप तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x डबल डॉट x कैप प्लस यहाँ पे y डबल डॉट y कैप प्लस z डबल डॉट z कैप, दीज आर द एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे x कैप का कोफिशिएंट, दिस इज द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, दिस इज द एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, दिस इज द एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन, कर लीजिए नोट। अब बच्चों अपन जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं और कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम निकलता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम निकलता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम निकलता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन यूज करते हैं वो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। एक्स क्रॉस वाई किया तो जेड आ जाएगा, तो थंब की डायरेक्शन जेड को रिप्रेजेंट करेगी। सर आपने कहा कि राइट हैंड का यूज करते, लेफ्ट का क्यों यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड का भी आप यूज कर सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड लिया हुआ है फिजिक्स कम्युनिटी ने कि सभी जगह कैलकुलेशन सेम ही रहनी चाहिए, अगर मैं कैलकुलेशन करूं वो भी सेम रहे, आप कैलकुलेशन करें वो भी सेम रहे, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया जाता है। बाकी आप चाहें तो कर सकते, फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे आप सेकंड कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको अपन कल पढ़ेंगे डिटेल में एनालिसिस करते हुए, ठीक है भैया। राधे राधे।